हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। हम इसको चैप्टर को कवर करेंगे 33 पॉइंट्स में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सिमिलैरिटीज बिटवीन टू जनरेशंस या फिर इंटर जनरेशन आर कॉल्ड डैश सिमिलैरिटीज, वेयर एज सिमिलैरिटीज विद इन द जनरेशन इंट्रा जनरेशन आर कॉल्ड डैश सिमिलैरिटीज। सो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर ट्राई करिए देने का। सिमिलैरिटीज बिटवीन टू जनरेशंस यानी कि मान लीजिए पेरेंट्स हैं और उनका कोई बेटा है, सन है, तो इन दोनों के बीच में जो मैं लाइन बना रही हूँ दैट इज़ अ वर्टिकल लाइन। तो जो ये सिमिलैरिटी है दो जनरेशन्स के बीच में, उन सिमिलैरिटीज़ को हम कहते हैं वर्टिकल सिमिलैरिटीज़। वेयर एज द सिमिलैरिटीज़ विद इन द जनरेशन इंट्रा जनरेशन, मान लीजिए सिबलिंग्स हैं, कोई ब्रदर सिस्टर हैं, तो इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ होंगी, इनके बीच में मैंने कैसी लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ होंगी उनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़। ये जो लाइन है ये आपको चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगी। जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब बहुत स्टार्टिंग वाला इंट्रोडक्शन, जहाँ पे यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड लिखा है, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में आपको ये लाइनें मिल जाएंगी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू डैश व्यू ऑल स्पीशीज आर कंसिडर्ड इक्वल एंड बायोलॉजिकल नॉलेज इंक्रीजेस, वेयर एज अकॉर्डिंग टू डैश व्यू ह्यूमन्स आर कंसिडर्ड सुपीरियर देन ऑल अदर स्पीशीज विद लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। तो दो व्यूज़ थे उस टाइम पे लोगों के। नंबर 1 बायोसेंट्रिक व्यू, नंबर 2 एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। तो बायोसेंट्रिक व्यू के अकॉर्डिंग जितनी भी स्पीशीज़ थी उन सबको इक्वल कंसीडर किया जाता था और जिस वजह से बायोलॉजिकल नॉलेज भी हमारी इंक्रीज होती थी। बट अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ह्यूमंस को कंसीडर किया जाता था सुपीरियर देन ऑल अदर स्पीशीज़ and there was limited progress in our biological knowledge in anthropocentric view। ये भी आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाएगा जहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन मिलेगा। शायद बायोसेंट्रिक वर्ड नहीं लिख रखा उस पैराग्राफ में, बट एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ज़रूर दे रखा है। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। And next question is Dash is known as Darwin of 20th century. He also won triple crown of biology. He gave Dash concept. तो किसको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th century? डार्विन ऑफ 20th century कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर साहब को। आपको ये याद रखना है कि उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी मिला था और उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। According to Dash concept, a species is a group of fundamentally similar organisms that can breed together to give rise to fertile offspring। तो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीशीज़ की ये डेफिनेशन पता चली थी हमें? तो इट इज़ द सेम आंसर, दैट इज़ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें स्पीशीज़ की ये डेफिनेशन पता चली थी। Now, out of 5 characteristics of living organisms, dash are defining features, whereas dash are not defining features। हमें पता है 5 characteristics of living organisms कौन से हैं। नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 5 कॉन्शियसनेस।
इनमें से कितने फीचर्स ऐसे हैं जो डिफाइनिंग हैं और कितने ऐसे हैं जो नॉन डिफाइनिंग है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्या होता है। डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे और हर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कौन से फीचर्स होते हैं, जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होते हैं या फिर कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप देखिए जो ग्रोथ होती है वो तो माउंटेन्स डू ग्रो, ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, तो ये क्या हो गया, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। रिप्रोडक्शन में इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स कांट रिप्रोड्यूस, सो ये भी कैसा फीचर हो गया, नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। देन आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और हर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है, तो इट इज़ डिफाइनिंग फीचर। देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर, ये तो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन ही है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर। देन आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट अकॉर्डिंगली। तो कॉन्शियसनेस जो होती है वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है और हर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती है। अगर मैं बात करूँ सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होगा वो नॉन डिफाइनिंग फीचर होगा। क्यों? क्योंकि ये कोमा में रह रहे लोगों में देयर इज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसीलिए हम इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस को नॉन डिफाइनिंग फीचर, वेयर एज कॉन्शियसनेस इज नोन एज डिफाइनिंग फीचर। तो आप देख लीजिए इनमें से 2 फीचर्स ऐसे थे जो नॉन डिफाइनिंग थे और 3 फीचर्स ऐसे थे जो डिफाइनिंग थे। तो आउट ऑफ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स 3 आर डिफाइनिंग वेयर एज 2 आर नॉन डिफाइनिंग। अब आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डैश एंड डैश आर कंसीडर्ड ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं लाई हूँ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर कंसीडर्ड एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सो ये लिख लेते हैं हम, इंक्रीज in mass and increase in number are considered as twin characteristics of growth. Now next question is बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय डैश। ये भी लाइन आपकी एनसीईआरटी से ही उठाई हुई है। बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। आई होप आप पॉज करके खुद भी सोच रहे हैं आंसर्स। इन डैश ग्रोथ अकर कंटिन्यूसली वेयर एज इन डैश इट अकर्स अप टू अ सर्टेन एज। तो इसमें क्या बताना है आपको, यहाँ पे आपको बताना है प्लांट्स और एनिमल्स में से किस में ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली होती है और किस में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होती है। तो हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती रहती है और एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है। तो पहले का आंसर आ जाएगा प्लांट्स, एंड सेकेंड का आंसर आ जाएगा एनिमल्स। नाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डैश इवेंट्स वेयर एज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोथ आर डैश इवेंट्स। एक्चुअली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
हालांकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन भी होता है एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम ग्रोथ भी कंसीडर करते हैं। इसीलिए हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लिखते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। तो ये लिख लेते हैं हम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली इंक्लूसिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है द काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय डैश ऑन द सरफेस एंड इज नोन एज डैश। सो पॉज करिए और आंसर सोचिए। द काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल and is known as extrinsic growth. इस एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हम कहते हैं एक्रीशन। ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर हो गया बट कोई नहीं, आप याद रख सकते हैं ये वर्ड एक्रीशन। Now 11th question is in living organism dash type of growth occurs। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे हमने ऊपर लिखा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसी ग्रोथ होती है? इंट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ अकर। अब 12th क्वेश्चन में हमें बताना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, एमीबा एंड फंजाई, ये तीनों ही किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? सोचिए, फिजन से। हाइड्रा एंड ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट, ईस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई। हाइड्रा और ईस्ट दोनों में कैसी टाइप की कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वाया बडिंग। देन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इज अ प्लेटीहेलमिंथ। सो इसमें कैसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? ट्रू रीजनरेशन। एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू कौन रिप्रोड्यूस करता है? फंजाई। एंड फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, मोसिस नहीं लिखा मैंने, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वाया फ्रेगमेंटेशन। तो आपने देखा कि फंजाई में कितने सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे। एक फंजाई फिजन में भी लिखा है, एक फंजाई बडिंग में भी लिखा है, फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स में भी लिखा है, फंजाई फ्रेगमेंटेशन में भी लिखा है। तो फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये तीनों इसके वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। किसके? फंजाई के। ये आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे। एक एनसीईआरटी में लाइन है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई इंक्लूड फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन।
Now next is mule hinny, infertile human couples and worker bees. इन सब में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? तो यहाँ तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि इनफर्टाइल लिख रखा है, दैट मीन्स फर्टाइल नहीं होंगे, दैट मीन्स डोंट रिप्रोड्यूस, सो नो रिप्रोडक्शन, नो reproduction. Next, 13th question is non-living objects are capable of reproduction. तो is it true or false? तो सोचिए, पॉज करिए, 2 मिनट सोचिए और फिर बताइए आंसर अपना. तो ये आपकी एनसीईआरटी की ही एग्जैक्ट लाइन है. एनसीईआरटी में ये ऐसे लिखी हुई है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग. दैट मीन्स ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिप्रोड्यूस कर सके. और मैंने क्या लिखा है स्टेटमेंट में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ये क्या हुई? फॉल्स स्टेटमेंट हुई, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन होती है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी. नाउ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डोंट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो एनसीईआरटी की ये एग्जैक्ट लाइन है. एनसीईआरटी में ये ऐसे दे रखी है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. दैट मीन्स कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता. और इस लाइन में मैंने क्या लिखा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डोंट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. तो ये क्या हो गई? ट्रू स्टेटमेंट हो गई. Now, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. तो is it true or false? तो ये भी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन हो गई, तो it is also true. The most obvious and technically, मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ. Wait a minute. Yes. So the most obvious and technically complicated feature of living organism is, तो मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो होता है वो होता है कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, जब हम खुद के बारे में अवेयर होते हैं उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस. अब जो पेशेंट कोमा में है वो ब्रेन डेड होता है, यानी कि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, और उसके पास क्या नहीं होता, मतलब कौन सी 5 ऑफ द प्रॉपर्टीज़ में से, 6 ऑफ द प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होती. पेशेंट के पास कॉन्शियसनेस होती है, बट ही और शी लैक्स सेल्फ कॉन्शियसनेस व्हेन दे आर इन कोमा. तो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती. All living phenomena are due to interactions and emergence. Interactions and emergence.
डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू NCERT। तो अब हमें NCERT में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन दे रखी है वो देखनी है। अब NCERT में एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, तो मैं वो लिख देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद रखनी है, तो मैं याद करने की ट्रिक भी बता दूंगी। आर सेल्फ replicating, evolving, self-regulating, interactive systems, capable of responding to external stimuli, capable of responding to external stimuli। तो इस डेफिनेशन को याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक है, ये मैंने किसी बुक से पढ़ी थी, RISES, दैट इज राइजेस। क्या बनाइए? राइजेस। R से होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, I से मतलब है इंटरएक्टिव सिस्टम, S से मतलब है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, E से मतलब है इवॉल्विंग, और S से मतलब है सेल्फ रेगुलेटिंग। तो ये पांचों जो इस डेफिनेशन में वर्ड्स आए हैं वो इस ट्रिक में कवर हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। तो कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हमें देखी गई हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। इसको आप लैक्स में भी लिख सकते हैं। अब हमें ICBN और ICZN की फुल फॉर्म बतानी है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल nomenclature, this is the full form of ICBN, and ICZN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय whom। तो इसका बहुत ही इजी सा आंसर है, कैरोलस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हमें दिया था।
अब हम 25th पॉइंट में देखेंगे यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। जैसे मैंने ये एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रखा है, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस। तो ये जो स्पीशीज़ थी ये डिफ़ाइन की थी किसने? लीनियस ने। तो इसीलिए लीनियस नेम इसके आगे आया है। तो सबसे पहला क्या लिखा है? जीनस नेम्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा वो कैपिटल होगा। देखिए पहला हम लिखते हैं जीनस, उसके बाद हम लिखते हैं स्पीशीज़ का नेम। जो जीनस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो होता है कैपिटल, और जो स्पीशीज़ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो होता है स्मॉल, लोअर केस में होता है। ठीक है। जब हम इनको हैंड रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो इनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और मैंने स्लैश डाल के आगे ये जो लिख रखा है इसका मतलब है जब हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। इसको किस में लिखते हैं हम? अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इसको किस में लिखेंगे? इटैलिक्स में लिखेंगे। तो स्पीशीज़ नेम फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा वो लोअर केस में होगा, और जीनस के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन, और ये जो होते हैं ये लैटिन ओरिजिन के होते हैं, यानी कि इनको हम जनरली लैटिन में लिखते हैं। देन और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट हम कैसे करेंगे? इटैलिक्स में। प्रिंट कैसे करेंगे? इटैलिक्स में। ये याद रखिएगा कि जो ऑथर का नेम होगा वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, और वो ना तो अंडरलाइन होता है और ना ही इटैलिक्स में लिखा जाता है। सिर्फ स्पीशीज़ और जीनस जो है वो अंडरलाइन होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। जो ऑथर का नेम होता है वो ना तो इटैलिक्स में लिखा जाता है और ना ही उसको अंडरलाइन किया जाता है, और वो कैसे लिखा जाता है? एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए इसी एग्जाम्पल में आपके। 26 एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, ये जस्ट पॉइंट की फॉर्म में है कि टैक्सा का दूसरा नाम होता है ग्रुप, ग्रुप को ही हम कहते हैं रैंक, और ये सारी क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? टैक्सोनॉमी। Process of classification is known as taxonomy. Now, modern taxonomy is based on, अब हमें बताना है कि जो modern taxonomy है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला बात, इंटरनल फी स्ट्रक्चर। पांच चीज़ों पे बेस्ड है ये। इंटरनल स्ट्रक्चर बोल लो या फिर एनाटॉमी बोल लो। नेक्स्ट थिंग इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसको आप मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। अब आपको CDE इससे याद रखना है। C फॉर सेल स्ट्रक्चर, D फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड E फॉर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो CDE से याद रख लीजिए सेल स्ट्रक्चर, D से होता है डेवलपमेंटल प्रोसेस, और E से होता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है वो इन पांच चीज़ों पे बेस्ड है। अब हम आते हैं कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन।
कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी जो होती है वो 4 चीज़ों पे बेस्ड होती है। नंबर 1 करेक्टराइजेशन, नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 3 क्लासिफिकेशन एंड नंबर 4 नॉमेनक्लेचर। तो हम ये भी लिख लेते हैं। तो अब 29th पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशंस को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है, कौन सी नई ब्रांच बनती है, दैट इज सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, डैश यूज सिस्टमा नेचुरा एज टाइटल फॉर हिज बुक। किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था सिस्टमा नेचुरा को एज टाइटल फॉर हिज बुक, दैट इज जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दी थी वो कौन थे, कैरोलस लीनियस साहब। उन्होंने ही सिस्टमा नेचुरा वर्ड भी यूज़ किया था। देयर आर डैश ऑब्लिगेट कैटेगरीज, नेम देम। तो अब हमें ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में बताना है। तो देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ये आपको याद रखनी है। अब मैं इनको लिख रही हूँ कौन सी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। नंबर 1 किंगडम, देन फाइलम, फाइलम को ही हम डिवीजन भी कह सकते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो अगर हम देखें तो जो फैमिली होती है उनको हम किस बेसिस पे करेक्टराइज करते हैं, बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। जो फैमिली होती है प्लांट्स में, जो फैमिली होती है उसको हम करेक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। तो ये भी पॉइंट हम लिख लेते हैं। Among plants, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features। तो ये आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों के ही बेसिस पे हम इनको करेक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है
order and higher categories are basically identified based on aggregate of characteristics. तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ऑर्डर होता है और अदर हायर कैटेगरीज हैं जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, इनको हम किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं? एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स. तो ये हम लिख लेते हैं कि ऑर्डर को और अदर हायर क्लासेस को हम किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं? एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे. तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 32. अब हमें ये देखना है, सबसे पहले आती है स्पीशीज. फिर आता है जीनस, फिर आता है फैमिली, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है क्लास, फिर आता है फाइलम एंड लास्ट में किंगडम. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे. नाउ सबसे पहली बात, जैसे अब हमें देखना है कि हमने इन दो एनिमल्स में और प्लांट्स में क्लासिफिकेशन कैसे कर रखी है. तो देखिए, जो ट्यूबरोसम है, मिलोंगिना है एंड निग्रम है, ये तीनों स्पीशीज़ का जीनस क्या है? सोलैनम. तीनों ही स्पीशीज़ का जीनस क्या है? सोलैनम. उसके बाद सोलैनम, पेट्यूनिया एंड दतूरा, इन तीनों को हम किस फैमिली में रख देते हैं? सोलैनेसिए. सोलैनेसिए एंड कॉन्वल्वेसिए को हमने किन ऑर्डर में रखा है? पॉलीमोनियल्स. फिर पॉलीमोनियल्स को हम रोजेल्स के साथ किसके अंडर रख देते हैं? कौन सी क्लास के अंडर? डाइकोट के अंडर. फिर हम डाइकोट और मोनोकोट को किस में पढ़ते हैं? एंजियोस्पर्म फाइलम में, राइट. एंजियोस्पर्म्स में हम पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म डिवीजन में. और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को साथ में हमने किसके अंडर रख दिया है? किस किंगडम के अंडर रखा है? प्लांटी के. तो प्लांट्स के अंडर हमने उनको रख दिया है. तो ये आपको जो टेबल है, ये फ्लो चार्ट जो भी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है. नाउ एनिमल्स की बात करें तो टिग्रिस, पार्डस एंड लियो, इन तीनों को हमने कौन से जीनस में रखा है? पैंथेरा में. फिर पैंथेरा और फेलिस को मिला दें तो किस फैमिली में रखा है? फैलिडे में. फैलिडे और कैनिडे को मिला दें तो किस ऑर्डर में रखा है? कार्निवोरा में. कार्निवोरा और प्रिमाटा को मिला दें तो किस क्लास में रखा है? मेमेलिया में. मेमेलिया, एम्फीबिया और रेप्टाइला को मिला दें तो किस फाइलम में रखा है? कोरडेटा में. कोरडेटा के साथ एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा मिला दें तो किस किंगडम में रखा है? एनिमेलिया में. तो ये आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे. और ये भी याद रखना है कि जैसे जैसे हम स्पीशीज़ के पास आते रहते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग. ये आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर. तो इसका मतलब यही है कि कॉमन कैरेक्टर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव अप टू डाउन. और एक और लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो ये दोनों ही लाइनें कवर हो गई हैं हमारी. जैसे जैसे कैटेगरी हायर होती जाती है, वैसे वैसे हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लग जाती है टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल. क्यों? क्योंकि जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो तो डिक्रीज़ हो रहे हैं जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं. तो जो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम रिलेशनशिप डिटरमाइन नहीं कर सकते बिटवीन टेक्सास एट द सेम लेवल. सो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल.
इसका रीज़न यही है कि जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ बढ़ते हैं कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते चले जाते हैं. Extremely sorry. Yes. Now next thing is हमें कॉमन नेम पता होना चाहिए, स्पीशीज़ नेम पता होना चाहिए, जीनस नेम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम पता होना चाहिए. तो मैं इसको याद करने की ट्रिक भी बता देती हूँ साथ में. जो मैन होता है, मैन का तो सबको पता है होमो सैपियंस. अब होमो से ही वर्ड आता है होमिनिडे. और आपको ये याद रखना है कि जो ए ई है, ए ई आपने देखा चारों में ही आ रहा है. तो जो फैमिली होगी उसके पीछे क्या लगा होगा, ए ई लगा होगा. तो जिस भी वर्ड के पीछे ए ई लगा हो वो आपने क्या समझनी है, इन चारों में से फैमिली समझनी है. ऑर्डर प्रिमाटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कोर्डेटा. हाउस फ्लाई को देखें तो हाउस फ्लाई इज मस्का डोमेस्टिका. मैं इरेज कर देती हूँ इसे. हाउस फ्लाई इज मस्का डोमेस्टिका, ये तो हमें सबको पता होता है. फैमिली इज मस्सीडे, ऑर्डर इज डिप्टेरा, क्लास इज इंसेक्टा एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. अब मैंगो का क्या है, मैंगो को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, पैड सामी. पैड सामी का मतलब क्या है, क्रिकेटर शम्मी वियरिंग अ बैटिंग पैड. ठीक है. तो अगर मैं देखूं पैड सामी तो पी से आता है प्लांटे, ए से आता है एंजियोस्पर्म, डी से आता है डाइकॉट, एस से आता है सेपिंडेल्स, ए से आता है एनाकार्डेसिए, एम से आता है मैंगीफेरा एंड आई से आता है इंडिका. तो पैड सामी से आप मैंगो का याद रख सकते हैं. तो अब नेक्स्ट इज वीट. वीट का सबको पता है ट्रिटिकम एस्टिवम. अब इसकी फैमिली क्या है, पोएसिए. तो इसमें पोहा की साउंड आ रहा है, पोएसिए में पोहा का साउंड आ रहा है. तो हमें पता है कि हम ब्रेकफास्ट में अक्सर वीट से बनी रोटी खाना नहीं पसंद करते, पोहा उपमा ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं. तो आप ये याद रखिए कि पोहा जो होता है वो वीट को रिप्लेस कर देता है ब्रेकफास्ट में. तो वीट और पोहा ऐसे रिलेट कर सकते हैं. तो वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, पोएसिए, पोएल्स, मोनोकोटिलेडन एंड एंजियोस्पर्म. तो आपको इससे ये याद हो गया कि मैंगो, पैड सामी से हमें ये याद हो गया कि मैंगो जो है वो डाइकॉट है. तो आपने ये याद रखना है कि इस टेबल में एक डाइकॉट था और एक मोनोकॉट था. तो खुद ही आपको याद आ जाएगा कि वीट क्या है, एक मोनोकॉट है. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 33 पॉइंट्स में होता है कंप्लीट. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे बनाऊं, किस चैप्टर पे बनाऊं. टिल देन बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय बाय.